दोस्तों, इंडिया के स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसे दो अपोजिंग पावर्स के बीच खड़ा करती हैं। जहां एक और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस का साथ इंडिया के लिए जरूरी है, वहीं इंडियन डिफेंस फोर्सेस आज भी रशियन वेपन्स पर निर्भर करती हैं। S-400, ब्रह्मोस, T-90, सुखोई 30M के जैसे कई वेपन्स हैं जिन्हें आज इंडियन आर्सेनल का बैकबोन माना जाता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स दावा करते हैं कि बढ़ते चाइनीज प्रेजेंस और बॉर्डर हॉस्टिलिटी ने इंडिया को एंटी चाइना ग्रुप का पार्ट बनने के लिए भी पुश किया है। यही कारण है कि आज हम इंडिया को एक एंटी चाइना ग्रुप क्वाड के अलावा ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे भी देखते हैं, जिसमें रशिया के अलावा चाइना भी एक मेंबर है। जापान एक और इंडिया के क्वाड में जुड़ने से चाइना के साथ रशिया ने भी अपने कंसर्न जताए हैं। वहीं ब्रिक्स इंडिया को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीच के अलावा चाइना के साथ एक जॉइंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो बायलैटरल टाइज में अहम भूमिका निभाती है। इंडिया के लिए इन दोनों ग्रुप्स के बीच बैलेंस क्रिएट करना एक चैलेंजिंग टास्क बनकर उभरा है। जहां कई एक्सपर्ट्स इंडिया को ब्रिक्स में इनएक्टिव रोल एज्यूम करने की सलाह देते हैं, वहीं दूसरे एक्सपर्ट्स यूएस लेड अलायंस पे लीस्ट डिपेंडेंसी की बात करते हैं। इंडिया का ये डायलेमा उसके कई डिप्लोमेटिक स्टैंड्स में दिखता है। जहां एक और इंडिया ने रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को लेकर यूएन में हुई वोटिंग से खुद को अब्सटेन कर रशिया को नाराज नहीं किया, वहीं इन्वॉल्व पार्टीज को डायलॉग का रास्ता अपनाने की बात करते हुए इंडिया ने वेस्टर्न अलाइज का भी साथ दिया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इंडिया के इसी बैलेंस्ड एक्ट को क्वाड और ब्रिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम देखेंगे कि क्यों क्वाड जैसे एक एंटी चाइना ग्रुप के साथ साथ इंडिया के लिए ब्रिक्स में भी शामिल होना जरूरी है। इसके अलावा इंडिया के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी IQ के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो UPSC एग्जाम हो, स्टेट PSC हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक PO का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड जो है AG33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड की शुरुआत 2007 में एक इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में हुई थी। खैर, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मिलकर बना यह ग्रुप आज वर्ल्ड के मोस्ट सिग्निफिकेंट फोरम्स में से एक है जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। क्वाड की जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। 2007 से 2017 तक ये ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहा, लेकिन 2017 के बाद इन चारों नेशंस ने खुद को रीअसेंबल करते हुए रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जैसे कॉमन गोल्स परस्यू करने शुरू किए। इन चारों कंट्रीज ने समय के साथ चाइना के बढ़ते हेजेमनी पे चिंता जताई, जिसका सबसे सीवियर इम्पैक्ट इंडिया झेल रहा है। 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लैंड बॉर्डर शेयर करते हुए चाइना आज इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, जहां एक और चाइना के बढ़ते हुए बॉर्डर एग्रेशन को हम कई बार देख चुके हैं, वहीं चाइनीज मिलिट्री इंडिया के लिए कई डिफिकल्टीज क्रिएट कर रही है। चाहे वो साइबर वॉर हो या स्पेस वेपनाइजेशन, चाइनीज मिलिट्री का हर डेवलपमेंट इंडिया को टारगेट करने के मकसद से होता है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अलावा चाइना ने समय समय पे UN में कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया को साइडलाइन करने के प्रयास किए हैं। पाकिस्तान, जिसके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंडिया पिछले 3 दशक से झेल रहा है, चाइना द्वारा उसका सपोर्ट किया जाना हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ा देता है। मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से CPEC का गुजरना इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, जिसने न केवल इंडिया के एडवर्सरी को स्ट्रेंथन किया है बल्कि हमारी सोवर्निटी को भी चोट पहुंचाई है। इन सब के अलावा चाइनीज नेवी का इंडियन ओशन में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक इशू है, जिसे किसी भी कीमत पे टॉलरेट करना हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। इंडिया के अलावा क्वाड के दूसरे मेंबर्स भी चाइना द्वारा एज्यूम किए गए रीजनल बुली के रोल से चिंतित हैं। साउथ चाइना सी से लेकर वेस्टर्न पैसिफिक ओशन तक, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से लेकर पर्शियन गल्फ तक चाइनीज नेवी के बढ़ते हुए प्रेजेंस को लेकर US ने कई बार अपनी चिंता व्यक्त की है। इन सारे इश्यूज को देखते हुए इंडिया ने US और दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर चाइनीज एक्सपेंशन को काउंटर करने की स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है। चाइना के अगेंस्ट बढ़ते हुए इस अप्रोच को हम क्वाड में देख सकते हैं। नवंबर 2020 के बाद जब से रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने इंडिया, जापान और US के साथ मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, क्वाड पार्टनर्स के बीच सीरीज ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एग्रीमेंट्स देखे गए हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में क्वाड पावर्स ने फ्रांस के साथ मिलकर ईस्टर्न इंडियन ओशन में
ला पिराउज एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था और ये आशंका लगाई जाने लगी है कि शायद फ्रांस को भी क्वाड में शामिल किया जाएगा। खैर, इंटरऑपरेबिलिटी के अलावा इस एक्सरसाइज में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और अटैक सबमरीन्स के शामिल होने से चाइना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। इसके बाद क्वाड नेवीज ने वेस्टर्न पैसिफिक में मालाबार 2021 का फर्स्ट फेज कंडक्ट किया। दोस्तों, ये सारे एफर्ट्स चाइना को एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स का सिग्नल देते हैं। न केवल इंडिया आज लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ इंडो पैसिफिक में चाइनीज यूनिलेटरलिज्म को काउंटर करने के प्रयास कर रहा है, बल्कि आज इंडिया साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक में भी चाइना को ऑफेंड करने में हेजिटेट नहीं करता। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना और इंडिया के बीच मैरीटाइम कॉम्पिटिशन इनविटेबल है। इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी का बढ़ता हुआ एक्सपेंशन आज नहीं तो कल इंडिया के इंटरेस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला है। इंडिया के नेबरहुड को डोमिनेट करने की चाइना की ख्वाहिश एक दिन इस मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगी। हमें इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि चाइनीज नेवी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेवी में से एक है और इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज में लाई करने वाले गैप चाइनीज मिलिट्री को कई डोमेन्स में अपर हैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में चाइनीज नॉन मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स जैसे रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स, इंटेलिजेंस शिप्स, माइनिंग वेसल्स और अंडर वाटर ड्रोन्स इंडिया के लिए नए थ्रेट्स बनकर उभरे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न इंडियन ओशन में चाइना का अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का लेवरेज उठाना उसे टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इन थ्रेट से निपटने के लिए इंडिया आज इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के एंगेजमेंट को इनहांस करने के प्रयास में है। फ्रेंडली नेवल पावर्स के साथ बढ़ता हुआ इंडियन कोऑपरेशन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। इंडियन नेवी आज क्वाड के अलावा रीजन की स्टेबिलिटी के लिए फ्रांस और ब्रिटेन से भी एंगेजमेंट इंक्रीज कर रही है, जिससे न केवल इंटरऑपरेबिलिटी बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का एक्विजिशन भी इंडिया के लिए इजी हो पाएगा। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के अलावा क्वाड नेशंस ने मेडिकल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स का लेवरेज उठाते हुए क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप को भी पुश दिया था, जिसके तहत 2022 के अंत तक 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज प्रोवाइड की जाने की बात की गई थी। साथ ही ग्लोबल लेवल पे फेस किए जा रहे क्लाइमेट क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए चारों देशों ने क्वाड वर्किंग ग्रुप ऑन क्लाइमेट को भी नई दिशा प्रदान की है। क्वाड्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वर्किंग ग्रुप की मदद से ये देश नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के अलावा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की डिजाइनिंग और रेजिलिएंट सप्लाई चेन इंश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो फ्यूचर की उस इमेज को शो करता है जिसमें क्वाड मेंबर्स बिलीव करते हैं। इसके अलावा क्वाड ने काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट भी कोऑपरेशन इंक्रीज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने की कमिटमेंट डिक्लेयर की है, जो सारे देशों के अलावा इंडिया के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। दोस्तों, ये सारे इनिशिएटिव्स और इंडिया की अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटीज इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारे देश के लिए आज क्वाड की इंपॉर्टेंस पहले से कहीं ज़्यादा है। इससे न केवल चाइनीज थ्रेट को रिड्यूस करना इंडिया के लिए इजी होगा, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज के साथ बढ़ता हुआ अलाइनमेंट इंडिया के लिए दूसरे डोमेन्स में भी हेल्पफुल होगा। लेकिन जहां एक और इंडिया क्वाड के क्रिटिकल मेंबर की तरह अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स में भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हमारे ग्लोबल एम्बिशंस को शो करता है। साथ ही ब्रिक्स में चाइना और रशिया के इन्वॉल्वमेंट के अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका का प्रेजेंस हमारे लिए इस ग्रुप की इंपॉर्टेंस को फर्दर फ्यूल करता है। आइए समझते हैं ऐसे अगले सेक्शन में। दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने 2001 में एक रिपोर्ट में यह प्रोजेक्ट किया था कि ब्रिक या ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं। 2006 में ब्रिक के ऑफिशियल फॉर्मेशन के बाद 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इस ग्रुप का फुल मेंबर बनाया गया। इस बात की उम्मीद आज भी की जाती है कि 2050 तक ब्रिक्स कंट्रीज प्रेजेंट वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज को ग्रोथ के टर्म्स में आउटपेस कर देंगी। 2006 में इंसेप्शन के बाद से इंडिया ब्रिक्स में क्रूशल पोजीशन होल्ड करता रहा है और आने वाले समय में भी ये पोजीशन बनी रहेगी। जहां कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ग्लोबल अटेंशन चाइना से हटकर इंडिया की ओर शिफ्ट होता रहा है, वहीं इंडिया आज ब्राजील और साउथ अफ्रीका में अपने फुटप्रिंट्स स्ट्रेंथन करने के प्रयास करता नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ इंडिया का एक लीडिंग ट्रेड पार्टनर भी है। फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग और माइनिंग जैसे कई ट्रेड में इन्वॉल्व दोनों देशों के बीच कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड कंडक्ट होता है। 2020 में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच लगभग 7 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड कंडक्ट हुआ था। ब्राजील के साथ भी इंडिया 2018 से 19 में 8.2 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड में इंगेज था।
इन दोनों देशों की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और फास्ट इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया के करंट एक्सपोर्ट्स को कई कैपेसिटी ज़्यादा ऑफर करती है, जिसका आने वाले समय में इंडिया लेवरेज उठा सकता है। इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल और इंडस्ट्रियल नीड्स को एड्रेस करना इंडियन इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, यदि रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया के बीच का फाइनेंशियल ट्रेड मोस्टली आर्म्स के अराउंड ओरिएंटेड है। रिपोर्ट्स के अनुसार 60% से ज़्यादा इंडियन डिफेंस फोर्सेस रशियन वेपन से इक्विप्ड हैं। 2019 से 20 में इंडो रशियन ट्रेड $10.11 बिलियन का था, जिसे दोनों कंट्रीज 2025 तक $30 बिलियन तक इंक्रीज करने का टारगेट परस्यू कर रही हैं। इंडिया रशियन आर्म्स का लार्जेस्ट बायर है और रिसेंटली इंडिया और रशिया ने आपस में ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी एक्सप्लोर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। दोस्तों, रशिया आयरन और क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम और निकल जैसे कई मिनरल्स से एनरिच्ड है। इंडियन स्टील इंडस्ट्री रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस डेवलप कर वहां से रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर कर सकती है। इसके अलावा रशिया इंडियन इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड प्रोडक्ट का भी मार्केट बन सकती है। यदि चाइना की बात करें तो कई डिफरेंसेस के बावजूद आज इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बॉन्ड है, जिसमें इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स को लगातार बढ़ा रहा है। 2020 में इंडिया ने 11% इंक्रीज के साथ चाइना में $19 बिलियन के एक्सपोर्ट्स किए थे। इसके अलावा इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया आज कई क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और गुड्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, जो इंडिया के लिए चाइना के साथ इंगेज करना इंपॉर्टेंट बना देता है। इसके अलावा ब्रिक्स इंडिया और चाइना को इस स्मॉल ग्रुपिंग के तहत अपनी राइवलरीज मॉड्यूलेट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल हमने 2017 के डोकलाम क्राइसिस के दौरान देखा था, जब पूरे क्राइसिस के दौरान दोनों देश ब्रिक्स के माध्यम से इंगेज थे। ब्रिक्स में इंडिया और चाइना के बीच रशिया का प्रेजेंस इसके रोल को फर्दर ऑगमेंट करता है। लद्दाख स्टैंड ऑफ को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले एक्सपर्ट्स ने दोनों देशों के बीच रशिया के नेगोशिएशन रोल को हाईलाइट किया था। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कई स्कॉलर्स का मानना है कि वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया का बिहेवियर उसके इंटरनेशनल स्टेटस की क्वेस्ट को एक्सप्लेन करता है। जहां एक और कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने थर्ड वर्ल्ड कोएलिशंस को लीड कर वो स्टेटस पाने की कोशिश की थी, ब्रिक्स इस कॉज में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल रखता है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने भी रिसेंटली ब्रिक्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका इंडिया को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीच प्रोवाइड करते हैं। ब्रिक्स में इंडिया का प्रेजेंस उसे एक ट्रू इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पे प्रोजेक्ट करता है। इन सब के साथ ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इंडिया को $1 बिलियन का लोन कोविड से फाइट करने के लिए दिया जाना इस ग्रुप के फाइनेंशियल सपोर्ट को भी शो करता है। दोस्तों, इन सब के अलावा ब्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंस है और वो है वेस्टर्न और अमेरिकन इकोनॉमिक हेजेमनी लेड बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक को काउंटर करना। जी हाँ, इसी काम के लिए दुनिया की ये मेजर इकोनॉमीज साथ आई थी और मिलकर इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाया था। दोस्तों, क्वाड जैसे ग्रुप का मेंबर बनना, जिसे चाइना अपने खिलाफ मानता है, और साथ में एक ऐसे ब्लॉक में इन्वॉल्व होना जिसमें चाइना खुद मौजूद है, ये इंडिया के लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। यूएस के साथ साइंड बेका जैसे एग्रीमेंट्स इस बात को शो करते हैं कि इंडिया आज मिलिटरीली यूएस के साथ अलाइन कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आज भी इंडियन आर्म्स का 49% रशिया से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यूएस खुद ब्रिक्स को पॉजिटिवली नहीं लेता, वैसे ही जैसे चाइना क्वाड को। ब्रिक्स में चाइना और रशिया दोनों देशों की प्रेजेंस यूएस को क्लियरली अनकंफर्टेबल बनाती है। इसके अलावा इंडिया के क्वाड में इन्वॉल्वमेंट को लेकर रशिया ने भी कई बार अपने कंसर्न जताए हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने मार्च 2021 में न्यू दिल्ली विजिट करते हुए क्वाड को एशियन नेटो कहा था। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स क्वाड को न केवल यूएस के एंटी चाइना गेम में इंडिया को इन्वॉल्व करने की स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं, बल्कि इसे इंडिया और रशिया के क्लोज पार्टनरशिप को ठेस पहुंचाने का कारण भी बताते हैं। इसके अलावा क्वाड को आसियान ग्रुप और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की सेंट्रलिटी को डिवाइड करने के फोर्स की तरह भी देखा जाता है, लेकिन इंडिया के लिए क्वाड डेमोक्रेटिक पावर का एक ऐसा अलायंस है जो चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर सकता है। आज इंडिया के लिए चाइनीज एग्रेसिवनेस सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज प्रेजेंस को बढ़ने से रोकने के लिए क्वाड के अलावा इंडिया के पास आज कोई दूसरा रिलायबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जितना ज़्यादा चाइना इंडिया के साथ डिस्प्यूट में उलझता रहेगा, क्वाड के साथ इंडिया की करीबी उतनी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस कारण से इंडिया के लिए रशिया या ब्रिक्स जैसे ग्रुप से वॉकआउट करना एक ऑप्शन नहीं बन सकता। स्ट्रैटेजिक ना सही, लेकिन डिप्लोमेटिक वे में इंडिया का ब्रिक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा।
ये न केवल इंडिया को एशिया में दो बड़े न्यूक्लियर पावर से कनेक्टेड रखता है, बल्कि इंडो पैसिफिक को छोड़ मिडिल ईस्ट जैसे दूसरे सेंसिटिव रीजन्स में इंडिया को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है। यूएस के साथ क्वाड में कोऑपरेशन के बावजूद इंडिया के कई इंटरेस्ट यूएस के अगेंस्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो S-400 जैसी डील हो या तालिबान के साथ नेगोशिएशंस। रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए क्रूशियल नजर आता है। ईरान को लेकर भी इंडिया और यूएस के बीच के डिफरेंसेस का फायदा अल्टीमेटली चाइना ने उठाया है, जिसका हमें सीवियर स्ट्रेटेजिक लॉस देखना पड़ सकता है। दोस्तों, क्वाड और ब्रिक्स के बीच का बैलेंस, या यूं कहे यूएस और रशिया चाइना के बीच अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने डिप्लोमेटिक स्टैंड्स लिए हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल हम यूएन में देख सकते हैं, जब यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस मोशन पे इंडिया ने वोट करने से अब्सटेन किया था। लेकिन इसके साथ ही इंडिया ने स्टेटमेंट इशू कर इन्वॉल्व पार्टीज को डायलॉग का रास्ता अपनाने की अर्ज की थी। आने वाले समय में भी इंडिया का यह स्टैंड बना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। इंडिया ना रशिया को लूज कर सकता है और ना ही यूएस को। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को दोनों पावर्स के साथ की जरूरत है और इस कारण से क्वाड और ब्रिक्स के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस इंडिया के ब्रिक्स और क्वाड में इन्वॉल्वमेंट का। इस पूरे एनालिसिस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से क्या कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।